सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही एक प्रैक्टिकल सी बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया अगर शांति चाहते हो तो लोकप्रियता से बचे रहिए। यानी एक तरीके से आप लोगों को लोकप्रियता, जो कि नॉर्मली सोशल मीडिया हैंडल देता है आज की डेट में, कि जरा सी देर में इंसान को जो है वह स्टार बना देता है। तो इसके चक्कर में कई बार लोग जो हैं वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। पास्ट में आप लोगों ने कई सारे ऐसे उदाहरण सुने भी होंगे कि जिनको सोशल मीडिया ने रातों रात स्टार बनाया और फिर नीचे उनको जरा सी देर में डाल दिया। तो ऐसी चीजों में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान का जो एक बेसिक नेचर होता है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है, और जो काम का फोकस होता है वो काम का फोकस भी उसका हिल जाता है। तो कभी भी एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं, जिस सराउंडिंग में आप लोग रह रहे हैं, या फिर जो भी आप लोग आज के में चीजों को जहां पर भी आप लोग एक तरीके से अपनी जो एक लाइफ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इतना ही चीजों को दिखाओ ताकि कल को अगर कोई नेगेटिव कमेंट करने लगे या फिर कोई उल्टी सीधी बातें बोलने लगे तो उन सब चीजों को आप लोग पचा सको। इससे ज्यादा अगर चीजें हो जाती हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो कोशिश क्या करो कि अपनी पर्सनल लाइफ जो है उसको पर्सनली रखो, क्योंकि उसका इसलिए नाम पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ का मतलब ये है कि वो पर्सनल लाइफ है, उसको पर्सनल ही रहने दो। कहीं भी सोशल मीडिया हैंडल पर या कुछ भी चीजें आप लोग शेयर करते हो तो उतनी चीजें शेयर करो जिससे कोई दिक्कत ना आप लोगों को देखने को मिले। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, अगर कहीं आप लोग घूमने जाते हो तो जब वहां से घूमकर आ चुके हो तो ही अपनी चीजों को आप लोग शेयर किया करो। ये नहीं कि आप लोग वहां पर हो और तो ही आप लोग शेयर कर रहे हो। इससे कई बार उल्टी सीधी हरकतें भी देखने को मिलती हैं, जैसे मैंने कई बार स्टोरीज के बारे में आप लोग को बताया और कई सारी मूवीज के बारे में बताया। ठीक है, कि बच्चों की कई बार ऐसी होती है कि मेरे बच्चे हैं आइसक्रीम खा रहा है, ये कर रहा है, वो सारी फोटो अपलोड कर रहे हैं और फिर बच्चा किडनैप हो गया। तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं। अगर सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर हम लोग थोड़े से भी जागरूक रहेंगे तो। ठीक है, इसी के साथ में यार कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, पूरा एसएलवी परिवार को बधाई हो, क्योंकि टोटल मिलाकर 15 करोड़, समझ रहे हैं आप लोग, 15 करोड़ व्यूज हो चुके हैं एसएलवी जो चैनल के ऊपर में। तो ये बड़े ही एक तरीके से बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन बोल सकते हैं आप। और वो भी इस तरीके से कि एक मतलब नहीं, एक तरीके से अकेला बंदा लगा हुआ है। ठीक है, एक तो होता है कि टीम है पूरी, अलग अलग वीडियोस अपलोड की जा रही है, तो एक अकेला इंसान लगा हुआ है। तो ये 15 के 15 जो करोड़ है, ये पूरे एसएलवी फैमिली के व्यूज हैं बेसिकली, जो कि आप लोगों के द्वारा वीडियोस देखी जाती हैं तो उसमें है। तो ये यूट्यूब की साइड से कांग्रेचुलेशंस नोट भेजा गया है और 17 फरवरी को हम लोगों ने यहाँ पर 15 करोड़ का जो ये आंकड़ा है ये अचीव किया है। तो काफी बड़ी बात है यार अपने आप में। ये तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हैं। और एक तरीके से कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग इस तरीके से मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा और देख रहे होंगे। तो ये वास्तव में ही एक हार्ट टचिंग है, जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कभी कभी कि यार नहीं, वो कहते हैं कि कहां से उठ के चले थे कहां पे आ गए। एक जो कभी जिंदगी सोची नहीं थी वो जिंदगी में आकर बैठ गए। और ये इसी के साथ में जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं तो वो इतनी ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। तो हमेशा अपने काम पर अगर फोकस करोगे तो जिंदगी में ना कभी आप लोगों को चीजें जो है वो परेशान नहीं करेंगी। अब कल को चलकर कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो जाए, पर आप लोगों को पता है कि आप लोग कहां से उठकर आए हैं। वो नहीं कहते कि इंसान को जब ये पता हो ना कि उसका वजूद कहां से निकला है, ठीक है, तो वो इंसान जो है वो कभी डगमगाता नहीं है। अगर आप लोग अपने वजूद पर फोकस करेंगे तो कभी भी आप लोग डगमगाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो हमेशा अपने वजूद पर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, जमीन पर हमेशा पैर रखने चाहिए, चाहे आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर आप लोग क्यों ना पहुंच जाओ। ये एक सलाह रहेगी हमेशा यार, कभी भी किसी पोजीशन पर पहुंच जाओ तो ये जरूर याद रखना कि एक तो क्यों तुम लोगों ने वो स्टार्ट किया था उस पोजीशन पर पहुंचने से पहले, और आज की डेट में क्या आप लोगों ने जो जिंदगी जी रहे हो क्या उससे किसी की लाइफ में कोई प्रोडक्टिव इंपैक्ट आ रहा है या फिर नहीं। वो एक तरीके से प्रोडक्टिव लाइफ होती है। और ये अगर किसी भी सर्विस में आप लोग हैं इंडिया के अंदर या फिर बाहर जहां पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो वो सर्विस आप लोग कहीं पर भी काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करोगे तभी देश की सर्विस होगी। बॉर्डर पर जो काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी काम कर रहे हैं, सैल्यूट है उन लोगों को। और लेकिन अंदर जो देश के हैं अगर वो भी अच्छे से काम करने लगे तो देश अपने आप में काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये मेरी राय है, मेरे विचार हैं। आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है। काफी कुछ टॉपिक में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ काफी डिटेल में, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा और काफी कुछ आप लोगों का रिवीजन भी होता हुआ नजर आएगा। करंट और स्टैटिक जो है उसको कंबाइन कर मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसी के साथ में यहाँ पर पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स रहते हैं हमारे इस वीडियो के लिए। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी रिसेंटली यहाँ पर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके साथ में मिलकर अभी कई सारे अवेयरनेस के कैंपेन यहाँ पर चलाए गए हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर, तो एक कहां पर है बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें आप लोगों को बताना है। इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है
कि 1 बिलियन जो रुपी अभी रिसेंटली जिनको अफगानिस्तान को देने से मना कर दिया था, अभी उसको अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा भुखमरी आ गई है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, वहां पर नहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ना ही उनकी हेल्थ सही है, और काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। जो प्रोग्राम वहां पर चलाए गए थे यूएसए के बाहर निकलते वो सारे ठप हो गए, तो फिर से उनको स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें इश्यू की गई हैं? एक काफी इंपोर्टेंट और बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट यहाँ पर बन जाता है। हम लोग बात करते हैं संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के बारे में। 7वें शेड्यूल में यहाँ पर अगर बात करेंगे 3 लिस्ट है, 1, 2 और 3, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें आप लोगों को बताना है पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को जब मेंटेन रखने की बात आती है तो वो कौन सी लिस्ट के अंदर में आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो रिसेंटली शायद ही कोई आर्टिकल इतना ज्यादा न्यूज में रहा होगा जितना ये न्यूज में है। ये आप लोग को फ्रीडम एक तरीके से आजादी देता है आप लोग के जो धर्म को उसको लेकर चलने की, आगे बढ़ाने की। तो ये कौन सा आर्टिकल है इसके बारे में आप लोग को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो पूरी एक स्कीम कवर हो जाएगी आज के इस लेक्चर में आप लोगों की, ताकि अगर स्कीम के बारे में भी क्वेश्चन पूछे कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। बस आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कौन सा राज्य है जिसने अभी इस स्कीम से बाहर निकल लिया है और यहाँ पर इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। स्कीम जो है पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम न्यूज में आती रहती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। आप लोगों को बताना है कौन से मंत्रालय के अंदर में यहाँ पर ये आती है। एक पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको बोलते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है यहाँ पर ये बेसिकली किससे निकाला गया एक शब्द है यहाँ पर, जो कि कॉटन का ट्री नॉर्मली आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये शब्द आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा और भी कई सारी बेसिक बातें आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सको, ठीक है। और मॉर्निंग में काफी अच्छा लगा, मॉर्निंग में इतने सारे उठ गए। एक बच्चा कह रहा है कि सब अब तो अच्छा खासा मौसम हो गया, अब तो मॉर्निंग में उठने में मजा आने लगा है, तो इसलिए और जल्दी वीडियो डाल दिया करो 6 बजे। देखो यार कोशिश करूंगा अगर चीजें हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 6 बजे। एक बच्चा कह रहा है सर लाइव लेकर आओ, तो देखिए ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो ये कि थोड़ा सा इनके लिए लाइव की तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, कई बार मान लीजिए लाइट चली गई, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है जैसे कि लाइट चलेगी तो जब जनरेटर चलता है उसके बीच में तो थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो बीच में वीडियो अगर टर्मिनेट हो जाएगी तो वो इशू देखने को मिल सकता है। जब तक लाइट नहीं जाए तब तक तो सही है, वीडियो चलती रहेगी, पर लेकिन अगर लाइट कट हो गई तो हाँ 1-1.5 मिनट लग जाती है उसको जनरेटर को चलाने में, और उसके बाद में फिर वो आती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये एक रीजन रहता है जिसकी वजह से मैं लाइव वीडियो नहीं चला पाता हूँ। मैंने कहा पता चल रही है लाइव वीडियो, बीच में रुक गई तो फिर पूरा लेक्चर का एक रिदम टूट जाता है, तो वो वाला इशू रहता है। चलो कोई नहीं, अगर देखेंगे आगे कुछ और अरेंजमेंट करूं तो उसके बारे में फिर जानेंगे। और दूसरा जो 6 बजे वाली बात है, पहले आप लोग यहाँ पर मैंने बोला था कि मॉर्निंग में उठ जाओ कम से कम 10,000 लोग 6:30 बजे तक। जिस दिन 6:30 बजे 10,000 लोग उठ गए, चलिए ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं दिया है, 1/4 दिया है, क्योंकि ये जो वीडियो है 1/4 से भी कम दिया है। एक्चुअली में वीडियो जो है 60 से 70,000 लोग देख रहे हैं हिंदू की, ठीक है, तो 1/4 बोला है, 10,000 चलो 1/4 का मैंने ओनली 10,000 बोला आप लोगों को, ठीक है। तो 10,000 लोग अगर उठ भी जाते हैं मॉर्निंग में तो एकदम मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है 6 बजे लाना स्टार्ट कर दूंगा। चलो टारगेट दे दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में यार वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट किया करो, अगर आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं तो आप लोग उसको एक तरीके से थम्स अप दे सकते हैं, अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लगती हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा और ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, जहां जहां पर भी डाउट होगा उसको पूछ लेना ताकि सारे डाउट क्लियर होते चले। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किया जा सकते हैं यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर में, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से या फिर किसी कंट्री से रिलेटेड हमारे रिलेशन और उसके ऊपर हमारे क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सारी बातें समझते हैं एक एक कर। अभी यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा एक बड़ी बात बोल दी गई है, बोला यह गया कि आज की डेट में जो अफगानिस्तान है उसके अंदर भुखमरी की कंडीशन बन गई है, तो जो भी यहाँ पर $1 बिलियन जो देने की बात की जा रही थी, जिनको फ्रीज कर दिया गया था, एक तरीके से उनको देने से मना कर दिया था, उसको उनको देने की बात की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं टैंक वगैरह जो यहाँ पर सारे पड़े हुए हैं, ये काफी सारी चीजें तो जो यूएसए की आर्मी है वो छोड़कर चली गई है। और अब यहाँ पर ये भी बातें निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की आर्मी जो है इन टैंक वगैरह को ठीक कर रही है और अपनी एक प्रॉपर फोर्स तैयार कर रही है। फौज तो तैयार कर लेना समझ में आता है, पर फौज को सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, अपने लोकल लोगों को तो सैलरी दे नहीं पा रहे हो, फौज को कहां से सैलरी दोगे? तो काफी भुखमरी जैसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आसपास वाले एरिया में अगर आप लोग देखोगे तो ये तजाकिस्तान हो गया, इधर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। और हमारी कंट्री का भी जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है, अगर बात करोगे ऑफिशियल मैप जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है, याद रखिएगा उसके हिसाब से अफगानिस्तान जो है वो हमारी कंट्री का पार्ट टच करता है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन हो अफगानिस्तान तो उसको जरूर लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान तो है ही नहीं, वो तो पाक ऑक्युपाइड एरिया को टच करता है, अरे वो अपना ही हिस्सा है भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, ये ऐसे थोड़ी ना ऐसे छोड़े तो बस हो गया काम।
अपनी चीजें कभी छोड़ा नहीं करते, चाहे यहाँ पर देश की बात हो चाहे अपनी पर्सनल कोई चीजों की बात हो, ठीक है। जिन पे आप लोगों का हक है उनको हमेशा पकड़े रखिए, ठीक है। आगे बात करें अगर अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान से रिलेटेड यहाँ पर एक फंड था जो कि बोला गया था एजुकेशन के लिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए या फिर हेल्थ के लिए या फिर फैमिली प्रोग्राम के लिए उसमें यूज किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बोला गया कि यार ये जो पैसा था ये यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड या फिर लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि आज की डेट में यहाँ पर काफी दयनीय कंडीशन में आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो उसी के चलते जो भी गरीब तबका है सोसाइटी का, जिनको खाने का भी लाले पड़ गए हैं, खाना भी नहीं मिल पा रहा है ढंग से, कम उनके बारे में फोकस किया जा सकता है। तो इसी के बारे में अभी यहाँ पर इंडिया के द्वारा भी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की थी, जब दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान पर इंडिया के अंदर हुआ था, और कई सारे कंट्री के यहाँ पर एक तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा भी यहाँ पर मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये सारे इशू हैं जिनको आप लोग समझ सकते हैं। आज की डेट में अगर अफगानिस्तान के मुद्दे पर आप लोग बात करेंगे तो देखिए 15 अगस्त की बात है 2021 की, तब से लेके आज तक का जो अफगानिस्तान है वहां तालिबान का रूल हो रखा है। पहले यहाँ पर यूएसए का रूल हुआ करता था, पर लेकिन यूएसए जो है वो इसको छोड़कर चला गया। छोड़कर क्या चला गया, बेसिकली भगाया गया बकायदा मार मार कर तालिबान के द्वारा। तो जैसे ही यहाँ से यूएसए निकला तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई। तो आज की डेट में यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे 1996 में भी पहले यहाँ पर तालिबान हुआ करता था, याद रखिएगा 1996 में भी तालिबान हुआ करता था, पर लेकिन फिर यहाँ पर तालिबान का जो रूल था उसको हटाकर यूएसए आ गए थे यहाँ पर लगभग 2001 के आसपास में, और फिर लगभग 20 साल तक यहाँ पर यूएसए रहा, और अब यूएसए यहाँ से छोड़कर गया, 20 साल तक यूएसए रहा और यूएसए यहाँ पर छोड़कर गया 2021 में, और अब यहाँ पर फिर से तालिबान आ चुका है। यानी कि जिससे पावर छीनी थी, पावर उसी के हाथ में देकर आज की डेट में यूएसए यहाँ से जा चुका है। तो अब मुद्दा यहाँ पर यह कि आगे चीजों को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि कंट्री जिसके हाथ में छोड़कर गए हैं वो तो कंगाल आदमी है। वो तो आप लोगों को पता है कैसी हरकतें कर रहे थे, हवाई जहाज के टायरों पर लटकते फिर रहे हैं, वहां पर मतलब झूले डाल रखे हैं हवाई जहाज के उसमें पंखों के ऊपर में। तो ऐसे लोगों के हाथ में पूरा देश आप लोग देकर चले गए हो, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा एक ऐसी बात हो सकती है, एक सभ्य वर्ल्ड के लिए, एक सभ्य समाज के लिए आज की डेट में एक ऐसा देश बन गया है जहां पर लोग जो है वो अनसिक्योर हैं, उनकी जान जो है खतरे में है, वहां पर भुखमरी की शिकार चीजें हो रही हैं। तो ऐसी दुनिया में एक ऐसा देश बन गया, तो उसको कैसे लेकर चलना है। और अगर कहीं पर लोग इस तरीके से भूखे मर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी कंट्री के द्वारा हरकतें की गई जिसका नाम है यूएसए, उसकी वजह से माहौल ऐसा बन गया, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि उसको सही करना है। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिलती है, अगर उसको सही नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं एक कलंक लग जाएगा, जो कि पहले भी लगता रहा है यूएसए के ऊपर कि यूएसए जाता है और स्थिति खराब कर वहां से आ जाता है जहां पर भी वो एंट्री करता है। तो यूएसए की कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, ऐसा नहीं है पहली बार यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो तालिबान जो है वो आज के दिन में किसी को वेज पे नहीं कर पा रहे हैं, इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसी के साथ में हेल्थ सेक्टर की तो कहानी खराब है, वहां पर कोविड-19 के केसेस भी अगर बढ़ते हैं तो किसी की मतलब ही नहीं है वहां पर कोई दवाई प्रोवाइड कराए, ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में खाने पीने के तक आप लोग सोचिए, खाने पीने तक की कंडीशन इतनी खराब हो रखी है कि कई सारे लोगों के ऐसे भी केस निकल कर आए कि उन्होंने अपने बच्चे तक भेज दिए वहां पर खाना खाने के लिए। तो ऐसे भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर काफी रूरल पॉपुलेशन है, गांव वाला एरिया काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, मार्केट वगैरह जो है जो बर्बाद हो चुकी है, कौन ऐसे टाइम पर यहाँ पर मार्केट करेगा। तो सारी चीजें एक तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन जब ठप हो गई तो फिर कंडीशन ही खराब हो गई ना पूरे देश के अंदर में। तो इसके चलते अभी यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो बड़ी ही सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसको बहुत ही इमीडिएटली अगर राहत प्रोवाइड नहीं कराएगी तो वहां पर लोगों की और चीजों की वजह से जान जा सकती है, यानी कि भुखमरी की वजह से जान जा सकती है, फिर और चीजें। और आने वाले टाइम में इसकी क्या गारंटी है, अगर यही सिचुएशन यहाँ पर बनी रही तो कल को चलकर इस्लामिक स्टेट का रूल यहाँ पर नहीं होगा, अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। तो इसके चलते ये माना जाता है कि मिलकर काम करना चाहिए और यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। रीजनल पावर जो है उनको भी यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे कि स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि यूएसए को यहाँ से भगाओ, ठीक है, यहां पर तालिबान का रूल आना चाहिए। अब तक भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है यहां पर उसी पाकिस्तान ने। ये वही चाइना है जो हमेशा से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, अब तक कोई सपोर्ट नहीं भेजी है प्रॉपर वे में। अगर देखा जाए तो इवन रिसोर्सेज निकालने के लिए तो पहुंच जाते हैं कि रिसोर्सेज निकाल लेते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान से। चाइना जो है बड़ा ही एक तरीके से बदतमीज टाइप का इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसकी हरकतें आप लोगों को हमेशा ऐसी नजर आती है। आज की डेट में अगर बात करें तो तालिबान जो है अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट नहीं मिलती है तो और ज्यादा कंडीशन देश के अंदर खराब होती नजर आएगी, और इसकी वजह से काफी बुरी सिचुएशन जो दुनिया को देखने को मिल सकती है। पता चला कि लाखों लोगों की जान चलेगी यहाँ पर तालिबान के अंदर में। तो इसी के चलते हमारी कंट्री के द्वारा भी गेहूं की हेल्प प्रोवाइड कराई, इसी के साथ में हमने मेडिसिन की हेल्प प्रोवाइड कराई थी। तो हम लोग अपने लेवल पर काफी सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर चीजें कर रहे हैं, पर लेकिन हम लोग कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी भी हम लोग यहाँ पर बात करें कि पाकिस्तान यहां पर जाकर लड़ेगा और हम लोग वहां पर अपनी पता चला इंडिया की सारी चीजें वहां से हटा दी तो वहां पर कल को चलकर पाकिस्तान का रूल हो गया, तालिबान जो है पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है।
तो अगर आप लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं दोगे तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आता जाएगा। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है, वहां पर लोगों को एक तरीके से नहीं, जिंदगी उनकी बदतर हो जाएगी तो क्या होगा। तो पाकिस्तान भी चाहे तो कल को चाइना उनको पूरे को खरीद लेगा, पूरे देश को पैसे देकर उनको मेरे हिसाब से काम करो। तो उन सब चीजों से बचना चाहते हो तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा, और ताकि वहां पर एक तरीके से नहीं, एक जो रिलीजन के नाम पर एक ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि वहां पर कट्टरपंथी का बहुत ज्यादा रूल आ चुके हैं, वहां कोई लिबरल ग्रुप वहां रह नहीं पा रहा है, वो दूसरा रिलीजन कोई सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इसमें काम करने की जरूरत बोली गई है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए कई बार ना कई सारी चीजें जो आप लोगों को बेसिकली होती हैं, जैसे मैंने अभी जो ये सारी राम कहानी आप लोगों को सुनाई है, तो ये सारी राम कहानी आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी में जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी, जो मैंने सुनाई है अभी यहाँ पर, कि डिप्लोमेटिक अप्रोच लेकर चलो सारी चीजें, कि इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ सकती है, जिहादिस्ट ग्रुप पनप सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर बन सकता है, इसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वरना पैन इस्लामिक टेरर ग्रुप जो है हमारे देश के पड़ोस में देश में आकर बैठ सकता है। तो सारी चीजें जो कहानी मैंने बताई है सारी के नोट्स भी आप लोगों को दे देता हूं, ठीक है। तो नोट्स आप लोग जाकर डाउनलोड कर लिया करो, बड़ी ही आसानी से आप लोगों को मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आप लोग जाओगे टेलीग्राम पर तो स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, 1.5 लाख से भी ऊपर मेंबर जुड़े हुए हैं, 1,52,000, तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पर नोट्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। एक और टेलीग्राम ग्रुप है एसएलवीपीडिया के नाम से, यहाँ पर नोट्स और भी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। एक आर्टिकल भी देता हूँ दिल्ली पढ़ने के लिए, जिससे कि आप लोग एक अच्छे लेवल पर अपनी पढ़ाई को लेकर चल सके। और एक और यहाँ पर आंसर राइटिंग का ग्रुप है यहाँ पर। तो ये 3 ग्रुप है ओनली जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, और तीनों के तीनों फ्री में आप एक अच्छा माहौल बनाकर आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। देखिए जो इंसान ना आज के में कुछ करना चाहता है ना, उसके लिए पैसे की कोई किल्लत ही नहीं है कि पैसे नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसी बात नहीं है कि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सारी चीजें आज के में आप लोगों के पास में अवेलेबल है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई, एक बच्चे के द्वारा कहीं उसने कोचिंग वगैरह ली होगी ऑफलाइन वगैरह, तो एक मेल बड़ा ही दुखद भरा मेल था उसकी, हालांकि उसमें कुछ बातें मुझे पढ़ के भी मतलब अलग फीलिंग आई। तो उसने ये बोला कि मतलब कि सर कहीं कोचिंग कर रहा था तो वहां पर पैसे दिए, तो वहां पर मतलब पापा ने जैसे तैसे कर पैसे दिए, तो कोर्स कंप्लीट नहीं कराया गया है कुछ भी वहां पर, और वहां पर इसी तरीके से मतलब ये कि टाइम पास कर दिया पूरा, और फिर बाद में आते आते ये बोल दिया कि खत्म मतलब चीजें, यानी कि चलो बैच कंप्लीट हो गया, दूसरे बैच अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो वाली चीजें वहां पर देखने को मिली। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? तो यार देखो, सबसे पहले अगर कहीं पर भी आप लोगों को पैसा देना है ना, वो आप लोगों के पापा की मम्मी की मेहनत की कमाई होती है, ठीक है। तो पहले ठोक पीट लीजिए उस चीज को जहां पर आप लोग पैसा देना चाहते हैं, ठीक है। फिर बड़े ही मेल से में फिर मुझे कह रहा है कि सर पेड कोर्स आप क्यों लॉन्च नहीं कर देते हैं। तो उसने ये तो चलो एक अलग बात हो गई जिससे मैं कोई तकल्लुफ नहीं रखता हूं, पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली उसने, वो बोल रहा है कि सर फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हो तो पैसे लेकर कितना शानदार पढ़ाओगे आप। मतलब एक तरीके से नहीं कि पैसे ले तो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा मैं यार ये बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल। मतलब जितना आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूं, अगर कोई पैसे देगा तो तब भी उतना ही ऐसा ही पढ़ाया जाएगा जैसा अभी पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं ले रहा हूं तो मैं आप लोगों को गड़बड़ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वो बात मुझे थोड़ी सी अलग लगी, हालांकि उसकी बोलने की इंटेंशन अलग थी। बड़ा लंबा मेल लिख रखा था उसमें, एक बात मतलब इससे पता चलता है कितने अच्छे से आप लोग मेरा नेचर नोटिस करते हो। उसके द्वारा ये बोला गया सर आपने एक बार एक वीडियो के अंदर बताया था कि किसी की अगर उधार चीज ले लो तो उसको बड़े ही अच्छे से रखना चाहिए, अपनी चीजों से भी ज्यादा अच्छे से उसकी चीज रखनी चाहिए, और उसकी ऐसी की ऐसी चीज आप लोगों को रिटर्न करनी चाहिए। तो ये बोला कि सर अगर आप फीस ले लोगे तो आप लोग मतलब एक तरीके से आप तो जान डाल दोगे उस चीज के अंदर में। मतलब ये बातें मतलब मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगी चीजें कि मतलब किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हो। इसका मतलब ऐसा लगा था कहीं कहीं पर मुझे कि मतलब फ्री में जो चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ क्या वो इतने अच्छे लेवल पर नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी, ठीक है। हालांकि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी वो मुझे पता है, पर फिर भी ऐसा मत सोचो यार। देखो फ्री इसलिए नहीं है चीजें, फ्री इसलिए है चीजें जिनको आप लोग फ्री बोलो फ्री नहीं है, ठीक है। वो मेरी कॉस्ट मैंने फ्री कर रखी है, वैसे ही चीजें फ्री नहीं है, ठीक है। इनके लोग पैसे ले रहे हैं दबाकर, बस मैंने अपनी कॉस्ट फ्री कर रखी है, तो वो फ्री इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। और ये फ्री का रीजन ये भी है क्योंकि कोई टीम नहीं है मेरे पास में, अकेला काम कर रहा हूं और मेरी जिंदगी कट रही है मजे में, तो ये फ्री चल रही है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। अगर कोर्स वोर्स ही होता है ना, कोर्स लॉन्च कर दिया, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, एक ऑफिस मेंटेन करना, बिजली के खर्चे और पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम टैक्स वगैरह, तो फिर क्या होता है, फिर फीस रखनी पड़ जाती है वहां पर, ठीक है। तो मेरा रीजन यही है कि मैं बिल्कुल अपने अकेले अपने पांव पर चलते हुए खड़ा होकर यहाँ पर आया हूँ और अकेला ही चलता चल रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल पाती हैं, ठीक है। वरना चीजें जो हैं वो वैसे भी ये भी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, अगर कोई मेहनत करे ना इतनी चीजें हो जाती हैं कि अपने अच्छे लेवल पर आप लोग चीजों को तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो चीजें प्रोवाइड आप लोग कराई जा रही हैं उनमें मतलब एक तरीके से अप टू द मार्क चीजें नहीं है। तो इसका पहले का मतलब मेरा था कि जो चीजें आप लोगों को मिल रही है उसमें कोई ऐसे डाउट मत किया करो कि मतलब कि पैसे देकर आप लोगों को अच्छा पढ़ाऊंगा। पैसे दो चाहे पैसे ना दो, वो इतना ही इसी लेवल का पढ़ाया जाएगा। आप लोग उसको मत सोचो कि पैसे देने से कहीं से उसके अंदर ना कि चमत्कारी कोई जादू शक्ति आएगी और वो आप लोग घोटे घोट कर पिलाएगा, नहीं। कल को अगर कोई कोर्स लॉन्च करता हूं, यहाँ पर कोई टीम बनती है, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो भी यहाँ पर ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं आने वाला है कि उसमें मतलब कुछ अलग चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो एक गलत फहमी मत रखना, ठीक है।
हालांकि ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही बनी रहे, कभी वो मुकाम ना आए जो मैं चाह नहीं रहा कभी आए। लेकिन देखो जो भी चलती रहती है एंजॉय करते रहो, पढ़ाई पर फोकस करो, इन सब चीजों को मत फोकस किया करो, ठीक है। देखो छोटी सी बातें थी, अपनी पढ़ाई पर इतना फोकस करोगे उतना ही ज्यादा चीजों को एंजॉय करोगे। बात करते हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर में है। तो ये न्यूज कवर की गई यहाँ पर किसके द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो कई सारे लोग जो है वहां पर पकड़े गए पोचिंग करते हुए, पोचर पकड़े गए। पोचर क्या होते हैं, जो शिकार करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए गेंडा है तो गेंडे का यहाँ पर ये सींग काट कर ले गए, तो इनको यहाँ पर पोचर बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आसाम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला नेशनल पार्क है आसाम के अंदर में, आप लोग कई सारे और नेशनल पार्क हैं, जैसे रायमोना नेशनल पार्क, याद रखिएगा 2021 में नया नेशनल पार्क आया यहाँ पर। मानस नेशनल पार्क है, ओरेंग नामेरी, इसी के साथ में यहाँ पर डिब्रू सिको, और यहाँ पर ये है दियांगिंग पटकई नेशनल पार्क, और यहाँ पर ये आप लोग का हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर दिंग जो पटकई नेशनल पार्क है ये भी 2021 में ही आया। तो ये नए नेशनल पार्क अभी ऐड किए गए हैं, इनको मिलाकर टोटल आसाम के अंदर आज के दिन में 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। तो अगर आसाम से आप लोग आते हैं तो इनके बारे में याद रख सकते हैं। स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मेरा भी मन कर गया पूछने का, आप आंसर तो दोगे मुझे पता है। वो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि पूरे देश के अंदर आज के दिन में कितने नेशनल पार्क हैं, और आप लोगों के स्टेट के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, अगर हैं तो ये आप लोगों को बताना है। मतलब आप लोगों के स्टेट के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क काफी वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है, जैसे नहीं वर्ल्ड फेमस लवर वो मूवी थी एक नहीं, कई बार मतलब थंबनेल आता है सामने, मैंने देखी नहीं हालांकि खोलकर, उसमें वर्ल्ड फेमस लवर करके है, सर देखिए, याद नहीं आ रहा, मैं मूवी ना नाम याद नहीं रहता, मूवी देख के कई बार शायद मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, पर मैंने कई बार टाइटल में देखा लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे वर्ल्ड फेमस दिखा, तो मैंने कहा वर्ल्ड फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, तो नहीं कनेक्ट हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आसाम हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य आप लोगों को नजर आएगा। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में तो मैप में देख लिया करो, अपना प्यारा मैप है, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग भूटान एक कंट्री है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर टच करती है ये आसाम को, और यहाँ पर बांग्लादेश आप लोगों को आसाम को टच करती हुई नजर आएगी। तो भूटान और बांग्लादेश ये इंटरनेशनल लेवल पर आसाम को टच करती हुई 2 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी राज्य कौन से टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और याद रखिएगा कंफ्यूजन में डालकर आप लोग यहां पर भूल जाओगे किसको, वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल भी आसाम को टच करता है भाई साहब, ये याद रख लीजिएगा। उन्हें कहते हैं गांव में मंदिर, कई बार ढोलक बजाने वाला आता है कि मंदिर में यहाँ पर ये सत्संग चल रहा है, टाइम पर पहुंच जाइएगा तो वही बात है, तो इसको याद जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। 5 स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें व्हाइट ब्लैक जो राइनोज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। नॉर्मली कहां पर पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ग्रेटर वन हॉर्न जो आप लोगों को जावियन और सुमित्रन राइनोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एशियाज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। पर इनको बेचारों को सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, जिसको सोचकर भी मुझे भी कई बार शौचालय आ जाता है, शौचालय मतलब सोच आ जाती है कि मतलब कि सोचो कि यार जो जानवर है अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन लोग जो है उनको जीने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जानवरों को लोग नहीं जीने दे रहे हैं, तो ये बड़ी ही मतलब दर्दनाक घटना हो जाती है कि जानवर से बदतर जो है हम जैसे जानवर हो गए हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, अगर इनके बारे में बात करें जहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। जैसे मैंने बोला 5 तरीके के हैं, तो पांचों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया IUCN की लिस्ट में। IUCN क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी कि नेचर के अंदर में जो भी यहाँ पर जीव जंतु है उनको कंजर्व करने की बात की जा रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है या फिर उनकी संख्या घट रही है, उसके बेस पर ये लिस्ट तैयार की जाती है। और किसी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, किसी को थ्रेटन, तो किसी को वनरेबल, किसी को इंडेंजर कैटेगरी में इसके द्वारा रखा जाता है। तो जो ब्लैक राइनोस है यहाँ पर उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया, और यहाँ पर ये अफ्रीकन स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो व्हाइट राइनोस है यहाँ पर ये नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये क्रिएट किए गए एम्ब्रियो के थ्रू, यहाँ पर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्नोलॉजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके थ्रू भी, ठीक है। इसी के साथ में वन हॉर्न राइनो जो है ये काफी वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। जावियन, इनके जो जावा आप लोगों ने सुना होगा ना, जावा और सुमित्रा, ये कहां पर है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड है, तो उनके नाम पर इनके राइनोस के नाम रखे गए हैं। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है दोनों, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे ऐसे हैं जो कि मलेशिया के अंदर थे और वो वहां पर एक्सटेंड हो चुके हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री जहां पर दुनिया भर के राइनोस देखने को मिलेंगे, पर हमको भी इनको प्रोटेक्ट रखना पड़ रहा है, क्योंकि कोई ना कोई इंसान आ रहा है जो इनके सींग काट कर ले जा रहा है। तो ये काफी बड़ी सिचुएशन यहाँ पर बर्बाद हो जा रही है। तो वन हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया के अंदर काफी संख्या में पाए जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर ये सिंगल जो ब्लैक हॉर्न और ग्रे ब्राउन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी स्किन जो रहती है फोल्डेड रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार देखने में बड़े भद्दे से लगते हैं अगर देखा है तो, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा क्रूल टाइप के होते हैं,
सीधे साधे टाइप के बेचारे प्राणी होते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा, और शाकाहारी टाइप के प्राणी होते हैं शायद ये, देखिएगा जाकर शाकाहारी है, मांस लगता नहीं वैसे इनकी हरकतों को देखकर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली क्या खाते हैं, यहाँ पर ट्रीज, फ्रूट वगैरह, एक्वेटिक प्लांट वगैरह, ठीक है। तो मांसाहारी नहीं है, मतलब शाकाहारी है बेचारे, सीधे साधे बच्चे हैं, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अब ये मत बोलना जो मांसाहारी होते हैं वो हराम होते हैं, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, पता चला कमेंट करने लोगों, ठीक है। अपनी अपनी लाइफ में जो एंजॉय करना है करते रहो। ये वाली स्लाइड थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार लोकेशन आप लोगों से चीजों की पूछ ली जाती है, तो हमारे देश में कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर आप लोगों को ये नॉर्मली देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, इसी के साथ में आसाम हो गया, तो यह यूपी हो गया, यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क और जहां पर टाइगर रिजर्व है, ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये पाए जाते हैं। IUCN में वनरेबल की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। और जो लिस्ट होती है, देखिए अगर यहां पर एक चीज याद रखेगा, कई बार आप लोग इन चीजों को लेकर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जब भी किसी स्पीसीज की प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है तो 3 तरीके की लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहली लिस्ट होती है उसको बोलते हैं IUCN, इनके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक तो ये बताती है कि इनकी सिचुएशन कैसी है। दूसरी को बोलते हैं CITES, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली थ्रेटन एंड एक्सचेंज। यहाँ पर CITES जो बेसिकली एक पर्टिकुलर कैटेगरी डिवाइड कर देता है, जिसमें यहाँ पर इनका ये देखा जाता है कि जो ऐसी स्पीसीज है जिसको बेसिकली यहाँ पर इस कैटेगरी में रखा गया, उनका कोई इलीगल तरीके से व्यापार तो नहीं हो रहा है। यानी कि एक तरीके से नहीं, एक तरीके से अगर कोई थ्रेटन की कैटेगरी में आ गई है, वनरेबल की कैटेगरी में आ गई है, तो इनका व्यापार तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये CITES आप लोगों का निकल कर आता है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर CITES जो है ये बेसिकली आप लोगों को इस तरीके से व्यापार करने से मना करता है, नॉर्मल तरीके से कि हाँ इंसान जो है कि इनका व्यापार कर रहा है, एक नहीं एक तरीके से कि ये कैटेगरी कैसी आ रखी है तो फिर भी व्यापार कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला था इसको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, ये इसकी फुल फॉर्म है। समझ में आ गया? नहीं आया तो सुनो। तो यहाँ पर इसको कन्वेंशन, एक तरीके का ऐसा कन्वेंशन, एक तरीका ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रोकता है। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए किसमें, अगर कोई इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गई है, अगर कोई इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गई जिनकी संख्या घटती जा रही है, ऐसे वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब फ्लोरा होता है पेड़ पौधे फूल पत्तियां, और फ्यूना होता है इनके जीव जंतु पशु पक्षी, तो उनका व्यापार नहीं होना चाहिए। ये पूरा यहाँ पर CITES बोलते हैं। तो इसके अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया कि यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। समझ में आ गया ना? तो पहली लिस्ट IUCN, दूसरी CITES, और तीसरा हमारा खुद का लोकल एक कानून देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसके शेड्यूल 1 में रख दिया गया, तो इसकी हालत और ज्यादा खस्ता हो रखी है, उस पर और ज्यादा फोकस देने की जरूरत हम लोग को हो जाती है। आगे समझ में? तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। पोचिंग फॉर, एक तरीके से इनके जो हॉर्न होते हैं, इनके जो सींग होते हैं, इनका नहीं एक सींग का गेंडा बोलते हैं, तो उसकी पोचिंग की जाती है, उसका सींग काटा जाता है। इनकी जो बेसिकली रहने की जगह वो खत्म हो रही है, कहीं पर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो भी घटती जा रही है एक तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में डिक्रीज हो रहे हैं गैंगेटिक डाइवर्सिटी, खाने पीने की जगह खत्म होती जा रही है, रहने की जगह खत्म होती जा रही है, ऊपर से हम इनको मारते जा रहे हैं। तो यार घटेंगे तो बेचारे हैं, इनकी क्या गलती है इसमें बताओ। अब भी इनकी संख्या गलती हो रही है तो फिर भी इनसे पूछेंगे कि भाई तुम क्यों घट रहे हो, वो कह रहे हैं कि अपनी हरकतें देख लो, हमसे क्या पूछ रहे हो, हम क्यों घट रहे हैं। तुम्हारी बदतमीजियां कम हो तो हम थोड़ा सुधरें, पर लेकिन तुम अपनी बदतमीजियां छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो क्या हम लोग इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? जी हाँ, सोच लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं। जो 5 राइनो जो रेंज है यहाँ पर, ये इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर आप लोगों को जो देखने को मिलती है। तो एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था यहाँ पर 2019 में, जिसमें बोला था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019, ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पर चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसमें DNA प्रोफाइल ऑल द राइनोज इन द कंट्री उसकी क्रिएट करनी है। DNA प्रोफाइल के कई सारे फायदे हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर DNA प्रोफाइल यहाँ पर एक तरीके से उनकी बन जाती है, तो कल को जो जो इश्यूज इनके साथ में आ रहे हैं उनको हम लोग टैकल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि चोरी चारी हो रही है वो भी देखा जाएगा, किसी का एक तरीके से ना कोई बीमारी हो रही है तो उसके ऊपर भी काम चल सकता है। इसी के साथ में आगे चलकर उसको नहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्रिएट करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ में नेशनल राइनोज कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2019 में ही लॉन्च की गई थी। इसी के ऊपर फोकस देते हुए इंडियन राइनोज विजन लाया गया 2020। तो यहां पर ये लॉन्च किया गया था 2005 में। तो इसको आगे चलकर हम लोग को और एफर्ट में लेकर आना है ताकि हमारी कंट्री में और अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकें, ठीक है। तो ये लगभग बात ये की जाती है कि देखिए प्रोटेक्ट करना है, जैसे करना है कर लो, शाम दाम दंड भेद लगाओ, पर लेकिन इनकी संख्या जो घट रही है वो घटनी नहीं चाहिए। तो ये इसका बेसिकली माहौल है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में लेकर इसको क्लैरिटी आई होगी। अगर कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, दूर कर दिया जाएगा।
ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये वुमेन इशू के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, पर लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कई बार न्यूज में आ चुका है। एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ। बात की जा रही है हिजाब के बारे में, और हिजाब के बारे में तो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा आगे वाले लेवल पर मैं चलूंगा ताकि चीजों को आप लोग कवर कर सके। और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कवर किया गया यहाँ पर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, आर्टिकल वही है पर लेकिन एंगल डिफरेंट है। यहाँ पर ये मत बोलना कि वही सेम आर्टिकल हो गया, क्यों? क्योंकि पहली बार हम लोगों ने रिलीजन के बारे में बात की थी, अभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर कोर्ट के डिसीजन के बारे में बात की जा रही है। तो हर एक आर्टिकल के अलग अलग एंगल होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एंगल है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर बेकार होती है तो क्या उसके नाम पर हम लोग जो फ्रीडम है लोगों की वो कर्व कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एक तरीके से कर्व करना है, कम करना है, फिर छीन लेना लोगों की आजादी, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्नाटक के अंदर में एक कॉलेज था, उसके अंदर में लड़कियों को हिजाब पहनकर जाने से मना कर दिया, यानी कि उनका जो बेसिकली मफलर वगैरह होता है वो वहां पर पहनने से जाने से मना कर दिया उनको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर ये चीजें जैसे ही मना की गई तो पूरे देश में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने निकल कर आ गई। आखिर कैसा मना किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि एक रिलीजन के नाम पर यहाँ पर ये बेसिकली ऐसी हो गई कि रिलीजन को, एक नहीं पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजन को यहाँ पर प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया जा रहा है। पर लेकिन यहाँ पर अलग कंडीशन बन गई फिर आगे चलकर कि कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर जब सुनवाई हुई तो उसने क्या किया, टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक हिजाब वगैरह नहीं पहनना है। क्योंकि जैसे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के हैं वो हिजाब पहन रही थी, उसी टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर गले में अपना उन्हें एक तरीके से गमछा वगैरह डालकर आने लगे कि हाँ हम भी इसको यूज करेंगे। तो सारी बात है, पर लेकिन उसकी वजह से माहौल जो बिगड़ रहा था वो तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी। उसके बारे में शांति बनाए रखने का और लोगों की सेफ्टी का दामोदार किसके ऊपर जाता है? वो राज्य गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। अब राज्य गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर वो बेसिकली यहाँ पर वो नहीं चड्डी बड्डी टाइट होने लगी कि यार ये तो माहौल बिगड़ता जा रहा है। तो उसके चलते कई बार क्या करते हैं, जब पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात आती है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो रहता है उसके ऊपर भी आप लोगों की कई सारी जो है प्रतिबंध लग जाते हैं। अगर उसकी वजह से लोगों की जान खतरे पड़ गई, पता चला मान लीजिए मैं कोई रिलीजन फॉलो कर रहा हूं और मैं रिलीजन फॉलो करके ऐसी ऐसी बदतमीजियां काट रहा हूं जिसकी वजह से लोगों के अंदर उत्साह गया, गुस्सा, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। तो ऐसे रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर उस चीज का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो आर्टिकल 25 आप लोग को बात करता है कि आप लोग अपने रिलीजन को आगे लेकर चल सकते हो, पर भाई साहब उस तरीके से लेकर चलना है ताकि वो रिलीजन जो है किसी को नुकसान न पहुंचाए और अपने रिलीजन को आप लोग एंजॉय कर सके। इसीलिए तो हमारा देश सेक्युलर है। ऐसे ही थोड़ा ना हम लोग धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहलाते हैं। अपने अपने रिलीजन को एंजॉय करो, पर लेकिन अगर पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए तो फिर वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। फिर यहाँ पर अगर पब्लिक ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं, और ये काम कौन करेगा? वो करेगा स्टेट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो 7वां शेड्यूल है, उसके अंदर 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहली को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि पहली लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि दूसरी लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि तीसरी लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बना सकता है यानी कि केंद्रीय सूची में केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। पर लेकिन सेंटर कानून अगर बना देता है तो उसके कानून को ज्यादा पावर मिलेगी यहाँ पर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि कई बार बताता रहता हूं मैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जो कोई नया बच्चा है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज भी करते रहा करो क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर राज्य के अंदर कुछ भी गड़बड़ चल रही है तो राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रखना है तो फिर दिक्कतें यहाँ पर हो जाती है। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखने की, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए जब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की मैटर करते हैं 3 कॉन्सेंट्रेटेड सर्किल यहाँ पर समझाने की बात की गई है। लार्जेस्ट सर्विस जो है यहाँ पर जो फैला हुआ है वह लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सबसे बाहर जो सबसे बड़ा सर्किल है वह है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर और फिर आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पर सबको अपने दायरे में ले लेता है। अगर ये चीजें सही नहीं रहेंगी तो सारी चीजें जो है वो बेकार होती नजर आ जाएगी। जनता को भी यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर पुलिस लगानी पड़ती है, कई बार जनता आपे से बाहर हो जाती है। इसी के साथ में स्टेट की सिक्योरिटी भी यहाँ पर जब पुलिस सही तरीके से काम करेगी तो रह पाएगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से बोला गया पब्लिक ऑर्डर, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो यानी कि सबसे अंदर जाकर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट आती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली यहाँ पर जो एजेंसी है उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे जैसे लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पर अपने स्टेट को सिक्योर रखें, है कि नहीं। तो हिजाब पर जैसे ही बैन किया गया यहाँ पर बेसिकली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के थ्रू तो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब बन गई। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी बातें की गई कि यूनिटी इन इंटीग्रिटी वे सब चीजें जो भी आप लोग की ना प्रीएम्बल के अंदर लिखी हुई है, तो वो सारी बातों के बारे में फिर बात की जाती है कि धर्मनिरपेक्ष है हमारा। धर्मनिरपेक्षता क्या ओरिजिनल संविधान में थी? बिल्कुल नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 42वां 1976 में,
उसके टाइम पर हमारे देश में यहाँ पर जो ये ऐड किया गया था यहाँ पर सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर के साथ में एक वर्ड और ऐड किया गया था इसी लाइन में, और आगे एक वर्ड और ऐड किया गया था, यानी कि टोटल 3 शब्द ऐड किए गए थे। तो सेक्युलर मैंने बता दिया, बाकी के 2 शब्द कौन से वो आप लोग बताइए। और यूपीएससी में ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा, फिर ये मत बोलना कहां से आ गया, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कई बार, ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रिवीजन कर लीजिए, चीजों का रिवीजन करते रहिए यार, रिवीजन करोगे तो चीजें आसान लगेंगी, और आसान लगेगी तो चीजें फिर एग्जाम में याद रख पाओगे, वरना फिर सारी चीजें भूल जाओगे, और फिर भूल जाओगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए चीजों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। और एक काम और किया करो जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, ये कई सारे बच्चे कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मजा आ गया, आपने तो जादू बता दिया। मैंने कहा कौन सा जादू बता दिया भाई? तो ये कह रहा है कि सर जब से मैंने लेक्चर के बाद में चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट किया है, ठीक है, तब से तो मजा ही आने लगा, चीजें याद रहने लगी है। ये फैक्ट है यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो, अपने माइंड की कैपेबिलिटी समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर माइंड को आप लोग स्मार्ट समझना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को स्मार्टनेस भी दिखाएगा। लेक्चर अगर आप लोग फिलहाल जो लेक्चर सुन रहे हो खत्म होते ही चीजों को रिकॉल करिएगा, मैंने कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। इसी के साथ में कोशिश करिएगा कि कल का जो लेक्चर था वो भी एक बार को रिकॉल करने की कोशिश कर लिया करो। अगर ये चीजें आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो ना, तो भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है एग्जाम में आप लोगों को भुला देगा वो चीजें। तो इस तरीके से करके देखो एक बार, आसान है बोल दी मैंने, पर लेकिन करनी भी इतनी भी आसान नहीं है कि हाँ एक तरीके से नेचर बनाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि लेक्चर बंद होते ही मन करता है मोबाइल फेंक दो, कॉलेज में से स्कूल में से बस्ता फेंक दो उठा के, वो वाली माहौल रहता है ना। तो बदतमीजियां कर काट रखी है बचपन में, तो अभी वो बदतमीजियां जो है मतलब नुकसान देगी, तो इसलिए उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जीएस पेपर 3 के साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं, और फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है, कई सारे मुद्दे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? एक तरीका एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है अपने आप से चीजों को इकट्ठा करके, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है यहाँ पर वो अवेयरनेस कैंपेन फैला रहा है यहाँ पर सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर में। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर तो समझेंगे। अभी यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, तो साइंटिस्ट के द्वारा रिवील किया गया कि जो ब्लैक टाइगर है सिमलीपाल के अंदर में, ठीक है, तो अभी यहाँ पर वो भी दहाड़ी मारते हुए पाए गए। देख क्या होता है बेसिकली आप लोग समझिए, यहाँ पर कई बार आग लग जाती है एरिया में, ठीक है। मान लीजिए जंगलों में कोई जीव जंतु रह रहे हैं और वहां पर आग लग जाती है, तो फिर जीव जंतु इधर उधर भागते हुए आएंगे, क्योंकि हमारी बदतमीजी इतनी चलती रहती है। कई सारी और चीजें देखने को मिलती है, पोचिंग होती है, जिससे मैंने जानवरों के पीछे शिकारी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम पर, तो इसलिए अवेयरनेस फैलाना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का बन सकता है इनसे। क्या क्या है? पहले यहाँ पर सिमलीपाल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है सिमुल सिल्क है, यहाँ पर सिल्क ट्री है जिसके नाम से इसका नाम सिमलीपाल रखा गया, ठीक है। इसको यहाँ पर 1956 यानी कि 1956 में, बहुत पुराना याराना है ना, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 के अंदर में। 1973 आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार बताया, केशवानंद भारती का केस था, जिसको आप लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं याद रखिएगा, ये एक तरीके से टाइगर केस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पर बेसिक स्ट्रक्चर आई और उसी टाइम से यहाँ पर निकलकर ये बेसिकली टाइगर प्रोजेक्ट आया, ओके। डिक्लेयर किया गया बायोस्फीयर रिजर्व इसको जून 1994 के अंदर में। इसी के साथ में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, 2009 के अंदर इसको लाया गया। इसी के साथ में यहाँ पर सिमलीपाल, इसी के साथ में कुलदिहा, इसी के साथ में यहाँ पर ये है हदगढ़ और एलिफेंट रिजर्व। तो पॉपुलरली इसको यहाँ पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको मयूरभंज बोलते हैं, टाइगर रिजर्व, तो इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका भी पार्ट है यहाँ पर ये। इसी के साथ में फायर प्रोन एरिया पाया गया है, यानी कि आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो सिमलीपाल जो है यहाँ पर वो मेजर फायर देखने को मिलती है फरवरी से लेकर मार्च तक का, तो इसलिए यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, क्योंकि मंथ जो है वो फरवरी का चल रहा है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल सकती है, तो इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। सिचुएटेड है यहाँ पर नॉर्थ पार्ट उड़ीसा में, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग याद रखते हैं, तो जिसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। और अगर आप लोग उड़ीसा वासी हैं तो आप लोगों के स्टेट पीसेस के अंदर भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ज्योग्राफिकली जो है इसका ईस्टर्न रीजन है, जो ईस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलता है। अपनी कंट्री का मैप है ना ऐसे, तो यहाँ पर ये है ईस्टर्न साइड, ठीक है, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी वेस्टर्न साइड, तो इसको वेस्टर्न घाट और इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर बात करें काफी बड़ा एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर एरिया के बारे में बात करें, कई तरह की घास फूस सब्जियां पाई जाती हैं, कई तरह की प्रजाति पाई जाती हैं और कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो कितना एरिया कवर करता है? लगभग 4374, ठीक है। वेजिटेशन क्या पाई जाती है? तो कई तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 96 के करीब स्पीसीज, कई सारी ट्राइब पाई जाती है, जैसे एरिंगा खारियस, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है मैन किदराज, ठीक है। तो कई तरीके की आप लोग यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ इसके बारे में बात करें तो आप लोगों को सिमलीपाल जो है ये याद रखते हैं, यहाँ पर ये सिमलीपाल जो मैंने बताया अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कई सारे के एनिमल पाए जाते हैं यहाँ पर। अगर बात करें जैसे एलिफेंट वगैरह हो गया, ठीक है, बर्ड्स वगैरह हो गई कई तरह की, और भी कई तरीके जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह कई तरह की और चीजें देखने को मिलती है। रटनी नहीं है ये, बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है दुनियादारी में, वरना ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं। और बाकी हम जो हरकतें करते हैं उसकी वजह से क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसमें ये वाली बातें की गई हैं। जैसे क्या मतलब होता है लड़ाई लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर एक तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर फॉरेस्ट फायर नेचुरल होती है, कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है और फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है। कई बार पेड़ जो होते हैं अपने आप गर्म हवाएं चलती है तो वे एक पत्तियां रगड़ती हैं, टहनियां रगड़ती हैं, तो उसकी वजह से चिंगारियां निकलकर भी कई बार आग लग जाती है। पर लेकिन अगर इंसानों के बारे में बात करें तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई बार पोचर होते हैं वो जानबूझकर आग लगा देते हैं कि जंगल में आग लगेगी तो वो जानवरों को पकड़ पाएंगे, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। जंगल में आग लगेगी तो वो लकड़ी को लेकर जा पाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके चलते जहां जहां पर ये सारी चीजें आग लगने के चांसेस होते हैं, तो जहां पर पोचर ये हरकतें कर सकते हैं तो उनको तो पकड़ के गोली मार देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, इतनी गंदी हरकतें करता है कि जंगल में आग लगा दो तो लकड़ी मिल जाएगी और जंगल में आग लगा दो तो जानवर मिल जाएंगे, उनको उनका शिकार वो कर सकते हैं। तो इससे घटिया और इंसानियत और कीचे कहां गिरेगी वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, जब पता है कि इंसान इतना गिर सकता है तो उसके लिए पहले से हम लोग अपनी चीजों को सही करके चल सकते हैं, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत बनती है तो उनका हम लोग सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर जो है बायोडायवर्सिटी पर इंपैक्ट करती है। क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं अगर किसी फॉरेस्ट में आग लग गई, आप लोग खुद सोचिए तो इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा। एक तो क्लाइमेट चेंज का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा एमिट आप लोगों को होगी, ठीक है। जो बायोडायवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन इनके मरुस्थल बन जाएगा, वहां जो खाने कमाने वाली जमीन है वो भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर जो लोग रहते हैं, जो एरिया में जीव जंतु रहते हैं, वो भी वहां से इधर उधर जाएंगे, वहां पर उनको रिस्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर काम करना पड़ेगा काफी ज्यादा, तो वो चीजें देखने को मिलेगी, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। बाकी और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, जिसे भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। इसी के साथ में बदराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। चिल्का के बारे में तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर एक तरीका एक आइलैंड भी है जो कि आप लोग नाम याद रखते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर नालमन, ठीक है। तो ये आइलैंड भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हदगढ़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है बेसीपली, इसी के साथ में यहाँ पर कोटागढ़, इसी के साथ में यहाँ पर ये है नंदनकनन, ठीक है, इसी के साथ में लखेरी, नेक्स्ट यहाँ पर गरिमा था। तो ये कई सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जिसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लिया करो, कई सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि एक तरीके से उनको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लिया करो। अगर आप लोगों को लगता है लोकल एरिया के बच्चे ना कई बार और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो उसको आप लोग थोड़ा चेक कर लिया करो, बाकी स्पेलिंग आप लोग के सामने लिखी रहती है, ओके। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। क्वेश्चन अगर कल को बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया कहां कहां पर क्या क्या एरिया और क्या क्या चीजें हैं। तुमको क्या हुआ भाई, कौन हो भैया, एक सेकेंड, कैंसिल ऐसा मुझे लगा, पता चला वीडियो बंद हो गई ऐसी गंदी हरकतें मत करना यार, है ना, कभी कभी टेक्नोलॉजी कुछ पता नहीं है किधर से क्या कर दे। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, नाम बता देता हूं अभी, नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में से अभी क्या किया है कि वो इसकी स्कीम से बाहर निकल गए। मतलब पहले का इस स्कीम के अंदर थे, जी हाँ बिल्कुल स्कीम के अंदर थे। बाहर निकलने का मतलब क्या होता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कीम बनाती है, और स्कीम बनाती है कि हमारी कंट्री में 28 जैसे स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर उस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाए। पर लेकिन जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट बताई, ठीक है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। तो इसके चलते यहाँ पर स्टेट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में तो स्टेट अपने आप यहाँ पर कानून बना सकते हैं। तो कई सारे स्टेट ये बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, यार तुम कानून बना दो, हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। पर लेकिन कई सारे स्टेट को चीजें पसंद नहीं आती है, खासकर वो स्टेट अगर बात करें जहां पर गलत जो अलग गवर्नमेंट होगी, जो सेंटर की गवर्नमेंट से अलग है, वो नॉर्मली इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इनके बीच में रस्साकसी देखने को मिलती है। तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब और वेस्ट बंगाल ऑलरेडी इस स्कीम से बाहर निकल चुके हैं। अभी यहां पर महाराष्ट्र भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये बातें की जा रही है। चलिए, ये तो इनकी इच्छा है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, अपनी स्वेच्छा से अपने काम कर रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे ये आर्टिकल के बारे में। तो डाउन टू अर्थ जो यहाँ पर मैगजीन है उससे यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम दिया गया था जब इसको लॉन्च किया गया 2016 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा हाँ, आप लोग इनकी मिनिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि कौन है यहाँ पर मिनिस्टर, तो वो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के मामले में काफी ज्यादा किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में थी।
तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर है कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास में आज के दिन में ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये छोटी सी बातें हैं, कई बार पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार छोटी छोटी बातों के ऊपर। ओके, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं यहाँ पर। ये अगर बात करें, ये पूरी स्कीम जो है यहाँ पर ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले इसका नाम जो हुआ करता था, ये यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था। इसको मॉडिफाइड किया, एक तरीके से मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आप लोगों को देखने को मिली, और उन सबको चेंज कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम रख दिया गया ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग रेट दिया जाता है, जैसे कि 2% दिया जाता है राबी क्रॉप के लिए, और एक वन क्रॉप, एक तरीके से वन रेट का सिस्टम की बात की गई थी। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप लोग समझ सकते हैं। 5% जो दिया जाता है हॉर्टिकल्चर के लिए, और इसी के साथ में यहाँ पर लगभग 2%, 3% है, ये देखना पड़ेगा, 2% था शायद, एक्चुअली याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। चलिए आगे देखेंगे, अभी आगे भी आ जाएगा। 3 लिस्ट थी ना, अरे हाँ ये तो रहा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2% है खरीफ के लिए, और 1.5% है राबी के लिए, और जो हॉर्टिकल्चर है उनके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा 5%। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। बाकी ये जो साइड में दे रखा है कि प्रोक्योरमेंट के बारे में बात कर रखी है, कितनी यहाँ पर लिमिट होनी चाहिए, वो सब चीजें, वो एक बात को याद रखो या ना रखो, 3 रेट आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। हॉर्टिकल्चर का 5% है, खरीफ का 2% है, और जो राबी का है उसका 1.5% है। तो ये यहाँ पर इस स्कीम के अंदर यहाँ पर डाला गया, यानी कि जो किसान है उनकी खेती जो बाड़ी अगर कल को बेकार हो जाती है तो उसको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई। ठीक है, ताकि चीजें जो है वो अच्छे लेवल पर चलती रहे, तो उसके चलते यहाँ पर पूरा काम किया गया। तो उसी के चलते फसल बीमा योजना जो है वो हमारे देश में इंप्लीमेंट की गई। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए आप लोग बीमा करवा रहे हैं, और कल को चलकर आप लोगों ने मान लीजिए किसका, एक गाड़ी का बीमा करवा लिया, यस आप लोगों ने मोटरसाइकिल का बीमा करवा लिया। कल को चलकर अगर मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत आती है, टूट फूटती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह कहीं होता है मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल क्या करेंगे, उसको पूरी सुधार के देंगे आप लोगों को कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आता है। चलो ये चीजें इतनी है, समझ में नहीं आता है कहां पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, कहां पर कम होते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस हो गया, पर सोचो अगर कोई ऐसा एरिया है राजस्थान में जहां पर बारिश नहीं होती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, खेती बर्बाद हो जाती है, वहां पर कंपनी क्या करती है, नॉर्मली लोगों का बीमा ही नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है बर्बादी होगी कल को, अगर बर्बादी होगी तो कंपनी को घाटा होगा, और कंपनी मैक्सिमम क्या करती है, तो प्राइवेट के चक्कर में रहती है, प्रॉफिट के चक्कर में रहती है, और प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ये फिर कैसे, क्या मतलब हो गया इनका। तो कभी प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रॉफिट में ही हमेशा रहेंगे, उसमें अपना पैर ही नहीं रखेंगे जाकर जहां पर उनको दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो नॉर्मल तो ये था कि यहाँ पर किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा, पर लेकिन कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है यहाँ पर कि हाँ किसानों को उतना फायदा नहीं पहुंचता है जितना उनको बोला गया था। प्रीमियम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी है। नॉर्मली अगर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है काफी बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ताकि इन चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी इंश्योरेंस जो कंपनी है उनको सेलेक्ट किया जाता है, खासकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कई बार यहाँ पर उनके साथ में कि गुत्थागुत्थ होती रहती है, वो बांध कर रखना पड़ता है कई सारे एरिया में। तो इसी के चलते यहाँ पर कई सारी स्कीम चलाई जाती है। रिवैम्प प्रधानमंत्री स्कीम चलाई जाती है जिसको 2.0 बढ़ गया। कंप्लीटली वॉलेंटरी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई यहाँ पर कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि फोर्स किया जा रहा है इंसान को। किसान क्रेडिट कार्ड और भी कई सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिए पर्पज क्या रहता है, पर्पज ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसका फायदा उठा सकें। अगर लोगों को फायदा नहीं होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कई बार सब्सिडी जो है वो यहाँ पर लिमिट कर दी जाती है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर स्टेट को दी जाती है, पर स्टेट ये लगता है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसलिए कई सारे राज्य जो हैं जो सारे यहाँ पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि इससे बेहतर हम लोग अपने आप खुद से स्कीम अपनी तैयार कर सकते हैं और उस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोग को क्यों सेंटर की एक तरीके से नहीं, हम लोग क्यों सेंटर की साझेदारी करनी है और सेंटर से हम लोग को बात ही क्यों करनी है। तो ये सारा मुद्दा यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें थी यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया और क्विज पूरा देखा करो, क्विज देखे बिना मत जाया करो मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट बीइंग द मेंबर ऑफ एसएलवी फैमिली। और इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई अपना सिलेक्शन लीजिए और वही सबसे बेहतरीन फीस है मेरे लिए। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग सिलेक्शन पा लेते हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट में जाओ वहां पे लगना चाहिए कि एसएलवी मेंबर वहां पर है और उस डिपार्टमेंट में कम से कम करप्शन नहीं होगा। तो करप्शन फ्री सोसाइटी बनाओ, जिसका हक है वो उस इंसान तक पहुंचना चाहिए। अपने हक को अगर खाकर जियोगे तो जिंदगी भर एक अच्छी नींद आएगी और शानदार तरीके से जिंदगी को एंजॉय करोगे। अगर किसी का हक मारने की कोशिश करोगे वहीं पर ही दिमाग में खलबली होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस खलबली से बचना है तो अपने हक की जो चीजें हैं वो छोड़नी नहीं है और दूसरे के हक पर कभी नजर डालनी नहीं है, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोगों ने सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की, कई सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है तो सारी स्थिति मैंने आप लोगों को समझा दी।
तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डिटेल में बातें कर ली। इसी के साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लोकेशन कहां पर और क्या क्या चीजें, वो सारी बातें एक एक कर हम लोगों ने समझ ली। तो सारे डाउट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। इसी के साथ में रिलीजन से रिलेटेड एक आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, हिजाब को लेकर जो इशू बना हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी रखनी है तो कौन यहाँ पर पावर में आता है। ठीक है, एक स्कीम हम लोगों ने कवर कर ली, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होने चाहिए। तो ये कई सारे डाउट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने, सही तरीके से आंसर इनके दीजिए। ठीक है, एक एक कर आप लोगों से डिस्कस करता हूं। बात की जा रही है यहाँ पर रिसेंटली अभी फॉरेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा अभी यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, जहां पर कैंपेन अवेयरनेस के फैलाए जा रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला अफगानिस्तान में यार $1 बिलियन जो है वो खर्च करने हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में कौन सी लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की, जब आप लोग बात करते हैं तो ये कौन सी लिस्ट में आता है ये आप लोग को बताना है। कौन सा आर्टिकल है जो कि गारंटी देता है फ्रीडम, यहाँ पर बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ एंड जो एक तरीके से कंसेंस के बारे में, और अपने रिलीजन को आप लोग प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ में किसके अंदर में आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये यहाँ पर ये बेसिकली ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कौन सा राज्य बाहर निकले और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और यहाँ पर सिमलीपाल के बारे में आप लोगों से पूछता कि किस शब्द से निकालकर इसको बनाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर जो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ये आप लोगों को पता होना चाहिए, रिकॉल करने की कोशिश करना, रिकॉल कर पाओगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है कर देख लेते हैं। कौन सी गवर्नमेंट है जिसके द्वारा यहाँ पर अभी बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट को, रिजर्व बेसिकली 2 विलेज को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने की बात की गई। और यहाँ पर ये जो अधिकार है इनको रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का, ये कौन सा कानून देता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वो कानून का नाम आप लोग को बताना है, किस ईयर का वो कानून है ये पता होना चाहिए। कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कौन से राज्य में एरिया वाइज अगर देखोगे उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ये आप लोगों को बताना है। एक मैंने बात की थी आप लोगों से डिसकंटिन्यूटी के बारे में, ये वही डिसकंटिन्यूटी है जो मैंने पिक्चर में भी आप लोगों को दिखाई थी, जो कि यहाँ पर डिवाइड कर देती है किस किस को, यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल को। तो यहाँ पर इसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बात करती है। और सिंथेटिक बायोलॉजी जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कमीशन के बारे में जिसने बेसिक ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की। रिफ्यूजी अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई असाइलम लेने के लिए यहाँ पर आ रहा है, हमारी कंट्री में कानून बेसिकली जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं करता है, और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके सिग्नेटरी नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई अगर शरण लेने आता है तो उसको शरण देनी ही देनी है। पर हमारा दिल इतना बड़ा है, हम लोग नॉर्मली शरण दे ही देते हैं, पर अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के भी हम लोग को चलना होता है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली, हालांकि दिल्ली वालों की है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी बस वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, तो दिल्ली तो मतलब दिल्ली वालों की है। तो उनके द्वारा साउथ दिल्ली के अंदर में 2 गांव ऐसे थे जिनको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है, और ये जो हक इनको मिलता है ये सेक्शन 20 है यहाँ पर बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का 1927 का, उसके बेस पर इनको ये अधिकार मिलता है। मध्य प्रदेश यहाँ पर ऐसा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि आप लोग जिसके बारे में याद रख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ये झारखंड बेसिकली छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर, उड़ीसा और महाराष्ट्र चौथे और 5वें नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एरिया वाइज अगर बात करें सबसे टॉप पर आता है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है एक डिसकंटिन्यूटी के बारे में जिसको मोहविक डिसकंटिन्यूटी आप लोग बोलते हैं, फिर मोहो का भी नाम इसको दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है। ठीक है, जैसे नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर इस तरीके से, ये हो गया आप लोगों का ऊपर हो गया बेसिकली, हाँ ऐसे 3 पार्ट में जब डिवाइड होती है। ठीक है, कोर हो गया, फिर यहाँ पर मेंटल हो गया, और फिर क्रस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उनके बीच में जो आती है यहाँ पर उसको बोला गया बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर बारबारा होबोमिन, तो होबोमिन के द्वारा यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बात की गई थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके द्वारा अभी बोला गया था प्रोटेक्शन के बारे में, यहाँ पर किसकी, रिफ्यूजी की। और यहाँ पर हमारे देश में सिग्नेटरी नहीं है हम लोग 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के, तो ये एक अलग इशू आप लोग को देखने को मिलता है। तो कल को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग अपना आइडिया रख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल और किस तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया, फीडबैक जरूर बताना। 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे ये जरूर बताइए, और अपना जो आज का आप लोगों ने दिन कैसे यूटिलाइज किया उसमें आप लोग 100 में से कितने आप लोग अपने आप को मार्क्स देंगे वो भी आप लोग को बताना है। ठीक है, मेरा भी एनालिसिस करना है और अपना भी एनालिसिस करना है, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक बना ध्यान रखिए।
बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।